जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीएलएड के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। आपके लिए इस वीडियो में वैसा प्रश्न तैयार किए हैं जो कि एक एक प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर हम इसका सब्जेक्ट की बात करें तो 120 प्रश्न का आपका एग्जाम होता है, जिसमें हिंदी का 25 प्रश्न है, मैथ का 25 प्रश्न है। अगर आप ये दोनों पर अच्छा से पकड़ बना लेते हो, यकीनन मानो कि आपका सरकारी कॉलेज का सपना पक्का हो जाएगा। अगर आप भी सरकारी कॉलेज का सपना देखते हो तो आज का यह वीडियो आपके सपने को पूरा करेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। जब फ्रांस की क्रांति हुआ था, वहां का शासक कौन था साथियों? आप याद रखोगे लुई 16वां। आपके पेपर में बनेगा फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? आप बिल्कुल सही करोगे, लुई 16वां। और एक क्वेश्चन और भी बन सकता है अगले शिफ्ट में, जिसका मान लीजिए 8 जून से 22 जून तक पेपर है। मान लो कि इन डेटों के बीच में आपका कभी भी परीक्षा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप याद रखोगे फ्रांस की क्रांति जो हुआ था वह हुआ था 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों। डीलेड वाले कहते हैं कि मैं क्रांति या युद्ध से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछूंगा साथियों। तो जो प्रश्न आपके पेपर में अभी तक पूछा गया है एवं पूछने वाला है, वो सवाल मैं अभी आपको यहाँ पर करवाता हूँ युद्ध से। सबसे पहले याद रखोगे पानीपत का प्रथम युद्ध आपके पेपर में कई बार बन चुका है साथियों, एवं बनने वाला भी है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, आप याद रखोगे 1526 में हुआ था। यह भी पूछा जाता है किसके किसके बीच हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा। तीनों युद्ध याद करोगे, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा आपका हुआ था 1761 में। आप याद रखना, ये तीनों युद्ध आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पेपर में पूछा जाता है पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था साथियों? 1757 में। जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पेपर में पूछ सकता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल देखने को मिलेगा साथियों। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके पेपर में फिक्स है जो मैंने आपको बताया। आपका अगला नंबर सवाल आ गया सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से। सौर मंडल का कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है? इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए अगर आपको पता हो। सौर मंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, इवनिंग स्टार के नाम से हम लोग वेनस यानी शुक्र को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा साथियों। शाम का तारा या सुबह का तारा या पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो शुक्र को ही कहते हैं। ये सारे सवाल आपके पेपर में छपेंगे। लाल या गुलाबी ग्रह किसको कहेंगे साथियों? लाल या गुलाबी ग्रह किसको कहेंगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे, मंगल को। लाल या गुलाबी ग्रह किसको कहेंगे? मंगल को। छोटा ग्रह सौरमंडल का कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? जुपिटर यानी बृहस्पति हो जाएगा। आप याद रखोगे। कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाया जाता है? तो वो शनि ग्रह हो जाएगा। आप याद रखोगे। हरा ग्रह किसको कहते हैं साथियों? आपके पेपर में पूछा गया मात्र 1वां सवाल है और आपके
पेपर में इस बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। आप याद रखोगे हरा ग्रह हम लोग वरुण को कहते हैं। हरा ग्रह हम लोग किसको कहते हैं साथियों? वरुण को कहते हैं। आप याद रखोगे आपके पेपर में हूबहू ये सवाल बनेगा। जो सवाल आए आप उसका जवाब कमेंट में देते चलोगे, ठीक है ना। देखिए यह सोशल स्टडीज यानी ये सामाजिक अध्ययन का 20 सवाल मैं आपको पहले करवा रहा हूं। उसके बाद हिंदी, उसके बाद साइंस, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथ, ये सारे आपको हम करवाएंगे। तो यहाँ पर एक टारगेट लेकर चलो, पहले सोशल स्टडीज के 20 क्वेश्चन और आपके पेपर में भी सामाजिक अध्ययन का 20 क्वेश्चन पूछता है। इसमें टारगेट लेकर चलो 15 प्लस प्रश्न सही करने का। जो बच्चा 15 प्लस प्रश्न सही कर देगा यकीनन मानो उनको सरकारी कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलो आपका अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि संविधान से है और संविधान से एक प्रश्न आपके पेपर में हर साल फिक्स है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। 8वीं अनुसूची का जो संबंध है साथियों वो भाषा से है। किससे है? भाषा से है। आप याद रखोगे ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय भाषाओं से है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। साथ में भी पूछा जाता है साथियों, याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा अभी तक भारत में कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मतलब कहने का मतलब है आप पूरे भारत में कितने भाषा में बात कर सकते हैं, संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आप याद रखोगे टोटल उसमें 22 भाषा है साथियों। आप याद रखोगे जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल पूछा जाता है साथियों। और यहाँ से भी पूछा जाता है कि दल बदल कानून कौन सा अनुसूची में है साथियों। आप याद रखोगे ये जो है से 10वीं अनुसूची में है। आपके पेपर में सवाल बनेगा दल बदल कानून कौन सा अनुसूची में है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, 10वीं अनुसूची में। और भाषा कौन सा है? तो वो 8वीं अनुसूची में है। आप याद रखोगे यहाँ से जो सवाल अब आपके पेपर में बनेंगे साथियों मैं वो आपको करवा देता हूं। सबसे पहले अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची संविधान में 12 है। कितने हैं? संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। आप याद रखोगे। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395 आर्टिकल है जिसके ऊपर हमारा पूरा देश चलता है, ठीक है ना। चलो, और संविधान को बनाने में टोटल समय 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आप याद रखना आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों। चलो, बिहार का सवाल आ गया जो कि आपके पेपर में सवाल छपेगा। बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मतलब बिहार में तेल को साफ करने वाला, रिफाइनरी करने वाला बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है साथियों? जो कि आप याद रखोगे यह है बेगूसराय जिला में। अब बेगूसराय जिला में कहाँ है सर? बरौनी में। बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ में है? बरौनी में। आप याद रखोगे जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये पूछा जाएगा साथियों, ठीक है। याद रखोगे ऑप्शन नंबर बी जो कि आपके पेपर में छपेगा। और यहां से भी सवाल बनता है साथियों कि जो बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना बरौनी है वह किस देश के सहयोग से बनाया गया है? आप याद रखोगे वह रूस देश के सहयोग से बनाया गया है, जो कि आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों। आपका 5 नंबर सवाल है, आप लोग जवाब कमेंट में देते चलोगे, ठीक है ना। हम लास्ट में आपसे स्कोर पूछेंगे आपने कितना स्कोर सही किया। और आप लोग एक बार अपना एग्जाम डेट कमेंट कर दोगे आपका एग्जाम कब है, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर बता सकूं साथियों। एक बार सभी बच्चे एग्जाम डेट के साथ अपना एग्जाम सेंटर भी कमेंट कर देंगे ताकि पता चल सके सबसे ज्यादा सेंटर कहाँ गया है, ठीक है। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर देंगे और आपसे जिन जिन बच्चों का आपके सेंटर मिलेगा वो आपसे बात कर लेगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका अगला सवाल आ रहा है साथियों युद्ध से, जो कि आपके पेपर में 100 में 100 प्रतिशत यह प्रश्न बनने वाले हैं। बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुआ था साथियों? आपको बताना है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। आप याद रखोगे 1917 में सबसे पहले बोल्शेविक क्रांति हुआ था साथियों। कहाँ में हुआ था? रूस में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कहाँ में हुआ था? रूस में 1917 में हुआ था। आप याद रखोगे जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। किसने किया था साथियों? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। आप याद रखना आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों। बोल्शेविक क्रांति किसने किया था? लेनिन ने किया था। 1917 में कौन सा देश में हुआ था? रूस में हुआ था। आपका अगला सवाल है साथियों जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपको जवाब देना है कि जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है वो कहाँ में स्थित है। आप बिल्कुल सही करोगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन का नाम पूछ रहा है कि वो उसका नाम क्या है। उसका नाम है बैरन द्वीप। उसका नाम क्या है साथियों? बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है ना। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, वहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम पारित किया गया था? आपको बताना है किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम यानी भारतीय सूचना का अधिकार पारित किया गया था साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, ये 2005 में पारित किया गया था। आपके पेपर में हुबहू ये सवाल बनेगा साथियों। अगर पूरी डेट की बात करें तो 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। सूचना का अधिकार कहने का मतलब सभी व्यक्ति को अधिकार है, कहीं पर कोई सरकारी काम हो रहा है तो वहां पर जाकर आप पूछ सकते हैं, उसी को सूचना का अधिकार कह सकते हैं। पूरा आपका अधिकार है, जो भी सरकारी कार्यक्रम हो रहा है वहां पर जाकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर कैसे हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है, ये सब आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका अधिकार है। वही नियम यहाँ पर आरटीआई लगाया गया था। चलो, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? आपको जवाब देना है, एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री होता है। जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। अगर आपका भी 8 से 22 जून के पेपर में है तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि हम आपको ऐसा प्रश्न देंगे जिससे आपको सरकारी कॉलेज पक्का हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा लोगे, ताकि जब भी नए क्लास हो साथियों, क्योंकि सुबह शाम आपका डेली अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसे करने के बाद आपको सरकारी कॉलेज मिलना संभव है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी क्लास हो साथियों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो, तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि आपके पीछे आपके बड़े भैया खड़ा है जो आपको सरकारी कॉलेज दिलवाएंगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष किया था? आपको बताना है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा 1916 में। गांधी जी ने साबरमती का स्थापना कब किया था? 1916 में। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों। ठीक है, आप याद रखोगे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था? 1916 में। कब किया था? 1916 में। आप याद रखोगे। चलो, और यहां से और भी सवाल बनते हैं, जैसे में 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, आप सभी का जवाब कमेंट में आते रहना चाहिए। भारत में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? आपको जवाब देना है कि भारत में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सा नदी करती है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा। भारत में जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू छपेगा। और ये स्थित कहाँ में है साथियों? पूछेगा कि सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में। आप याद रखना, आपके पेपर में ये सवाल छपेगा साथियों। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है, तो आपका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको मतदान करना है, वोट डालना है, तो अब आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, जो कि आपके पेपर में हुबहू छपेगा साथियों। आप लोग जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। जो बच्चे नहीं किए, ऐसे तो काफी सारे बच्चे 200 से 300, क्योंकि कल से ही आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो 200 से 300 बच्चे वहां पर जुड़ गए हैं। ठीक है, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो 9334517119 सबसे पहले जान लो कि जुड़ने से फायदा आपको क्या होगा साथियों। सबसे पहले जो भी नई
वैकेंसी आएगी साथियों, सबसे पहले आपको ग्रुप में डाल दिया जाता है नोटिफिकेशन कि ये चीज का वैकेंसी आ गया है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। या जो भी क्लास का पीडीएफ रहता है, जो भी आपका क्लास बिहार डीएलएड बिहार पुलिस आने वाले समय में तो बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, तो सारा चीज का पीडीएफ क्लास सबसे पहले आपको कहाँ पता चलेगा, ग्रुप में पता चलेगा। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको क्या मैसेज करना है, अभी क्लास आपका बिहार डीएलएड का हो रहा है तो बिहार डीएलएड लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है, बिहार डीएलएड लिखकर मैसेज करना है। तो चलिए सवाल को हम लोग देखते हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था साथियों, बिल्कुल सही करोगे 1951 में। कब शुरू हुआ था, 1951 में। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा साथियों, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1951 में। किस लिए किया गया था, तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए। किस लिए किया गया था, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू सवाल छपेगा। इसका कार्यकाल 1951 से 1956 था साथियों, आप याद रखोगे। चलो 13 नंबर आपका सवाल है साथियों, दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, कार्ल मार्क्स। क्या सही करोगे, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू सवाल बनेगा। दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, कार्ल मार्क्स, ठीक है। आप याद रखोगे क्योंकि ये प्रसिद्ध पुस्तक है तो आपके पेपर में यहां से सवाल बनेंगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, काजीरंगा के अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि काजीरंगा तो है ही, उसके अलावा मानस जो है वह भारत के किस राज्य में है। आप बिल्कुल सही करोगे, असम में। काजीरंगा पूछे चाहे मानस पूछे, दोनों जो है से ये कहाँ में स्थित है, असम में स्थित है, ठीक है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया है साथियों, आप याद रखोगे। संविधान का आत्मा हम लोग किसको कहते हैं, आप याद रखोगे, प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे साथियों, बिल्कुल सही करोगे, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, आप याद रखोगे, प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान का आत्मा कहते हैं, ठीक है। आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा साथियों, ठीक है। चलो 16 नंबर आपका सवाल है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कहने का मतलब है जो गांव क्षेत्र में जो चीज होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे पशुपालन, खेती बाड़ी करना, ये सब जो हो जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। औद्योगिक है तो ये द्वितीय हो जाएगा, सेवा तृतीय हो जाएगा, विनिर्माण आपका द्वितीय हो जाएगा, कृषि क्षेत्र आपका प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू पूछा जाने वाला सवाल साथियों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था साथियों, आप जवाब दोगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। आपके पेपर में हूबहू सवाल बनेगा। या यह आपसे पूछ सकता है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था, ठीक है। याद रखोगे। चलो आपका जवाब आना चाहिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों, आप सही करोगे गोवा। क्या सही करोगे, गोवा। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। चलो 19 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा साथियों। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, आप याद रखोगे। यहाँ से सवाल और भी बनेगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, आप याद रखोगे। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946
1946 ईस्वी को हुआ था। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू ये सवाल बनेगा साथियों। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था साथियों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था साथियों? 1986 में। कब लागू किया गया था? 1986 में। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल बनेगा साथियों, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। चलिए, आपका अगला सवाल है साथियों, अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को कवर करते हैं, जो कि आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं साथियों, कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 आप याद रखोगे, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। यहाँ से 2 सवाल बन सकता है। एक रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। रोग, योग, योगरूढ़ और यौगिक। ठीक है साथियों, आप याद रखोगे। उत्पत्ति से 4 और रचना से 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कहने का मतलब है संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, ठीक है। जैसे में यहाँ पर देखिएगा, जो अग्नि है ये संस्कृत जैसा शब्द है, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। जो संस्कृत जैसा जो आपको शब्द देखने को मिलेगा वो तत्सम होगा। अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, ये सूर्य आपको संस्कृत जैसा शब्द है, तत्सम। मयूर आपका संस्कृत जैसा है, तत्सम। लेकिन कपूर जो है सो आपका संस्कृत जैसा नहीं है, ये आपका हो जाएगा तद्भव। आप याद रखोगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको पहचानना है साथियों, जो कि आपके पेपर में हूबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, यहाँ से आपका संधि विच्छेद से सवाल पूछ रहा है, महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, महा प्लस में उत्सव। ऑप्शन नंबर क्या सही करोगे? ऑप्शन नंबर बी। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो महा प्लस में क्या हो जाएगा? उत्सव। महा प्लस में उत्सव। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा साथियों, ठीक है ना। महा प्लस में उत्सव। चलो, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? हाँ। अब यहाँ पर 2-3 सवाल आप जवाब दो। अच्छा, यहाँ पर आप लोग जवाब नहीं दिए। आप लोग सोशल स्टडीज में कितना प्रश्न सही हुआ? 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ? कमेंट में जरूर बताओगे। चलो, अब हम लोग हिंदी में चलते हैं साथियों। यहाँ पर हम लोग थे, यहाँ पर 1-2 सवाल और भी आप लोग बता दीजिएगा। जैसे में महर्षि, महर्षि आपके पेपर में पूछा गया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा कमेंट में। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट में। यथाशक्ति, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है साथियों? आप सभी जवाब दोगे कमेंट में। यहाँ पर हो जाएगा अभिभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा साथियों? अभिभाव समास होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, अभिभाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा साथियों? अभिभाव समास हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, जिसके पार देखा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा? जिसके पार देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। जिसके पार देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पारदर्शी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। चलो, 26 नंबर आपका सवाल है साथियों, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर आप बी क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? अंधे का सहारा, यानी एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, आपका अगला सवाल की ओर चलते हैं। 27 नंबर सवाल है साथियों, कनक कनक ते 100 गुनी मादकाक्ता अधिकाय में कौन सा अलंकार है साथियों? जब भी 2 बार किसी शब्द का जिक्र हो जाए वह आपका होता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है साथियों? यमक अलंकार। यहाँ पर कनक 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार, ठीक है। देखिए, मतलब आपको समझने के लिए ट्रिक बता रहे, ठीक है। जहाँ पर 2 बार शब्द जिक्र हो जाए, कनक कनक 2 बार हो गया, यमक अलंकार। उसी प्रकार से और भी बहुत सारा शब्द आपके एग्जाम
एग्जाम्पल में एग्जाम में दिया जाएगा कि यह कौन सा अलंकार है। अगर उसमें 2 बार शब्द का जिक्र हो रहा है, आप आंख बंद करके मारिएगा यमक अलंकार, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शुद्ध शब्द है? ये आपको कई बार बता चुके हैं। कवित्री कौन सा सही लिखा हुआ है, कमेंट में आप लोग जवाब दोगे, ठीक है। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट में बताओगे। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पेपर में हूबहू ये छपने वाला सवाल है साथियों। क्या होगा बताइए। सच्ची प्लस आनंद क्या होगा बताइए फटाफट, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सत्य प्लस में चित प्लस में आनंद। ऑप्शन नंबर बी सत्य चित आनंद। सचित मतलब सत्य चित मिलके क्या बनेगा? सच्ची या फिर आनंद, ठीक है। इस प्रकार से। और ये पूछेगा कौन सा संधि है साथियों, आप याद रखोगे यह एक व्यंजन संधि है। ये कौन सा संधि है? सच्चिदानंद कौन सा संधि है? आपके पेपर में पूछेगा तो आप सही करोगे साथियों, व्यंजन संधि है, ठीक है। चलो, तरनी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तरनी को हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों? जब तरनी हर से ओढ़ाया रहे तो आप याद रखोगे इसका मतलब होता है सूर्य। जब तरनी हर से, देख रहे हैं इधर से ओढ़ाया हुआ है तरनी, इधर से अगर यही शब्द इधर उल्टा ओढ़ाया रहेगा तरनी, इस प्रकार से, इसका मतलब आपका नाव होगा। तरनी का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? एक मतलब सूर्य हो जाएगा और एक का मतलब क्या हो जाएगा? नाव हो जाएगा, ठीक है। चलो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में आपका हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा साथियों? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलो अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। अस्थावर का उल्टा क्या हो जाएगा? जंगम। अस्थावर का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? जंगम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। 33 नंबर आपका सवाल है साथियों, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। जब भी भगवान का नाम आ जाए साथियों, पहचानने के लिए बता रहे हैं, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। जैसे में चक्रपाणी ये सब जो आएगा वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। आपका अगला सवाल है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह रति होता है। रति कहने का मतलब है प्रेम, ठीक है। चलो, लड़का पेड़ से गिरा, यह कौन सा कारक है साथियों? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब भी कोई चीज किसी से अलग होता है वह अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है साथियों? आपको बताना है कौन सा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा साथियों? बूढ़ापा। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, वह आपका हो जाएगा बुढ़ापा। लड़का जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, सुंदर भी आपका सुंदर। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा। प्रयुक्त पकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? मतलब इसमें उपसर्ग, शब्द के आगे लगने वाले शब्द को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो प्रति प्लस में उपकार, इसका संधि विच्छेद करोगे तो प्रति प्लस में उपकार, तो प्रति यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, और उपकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलो, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे सर, 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। घृणा प्रकट करने के लिए किस विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है? अगर किसी को घृणा प्रकट करना है तो आप क्या बोलोगे? वह बोलोगे? नहीं। हाय बोलोगे? नहीं। वो अहा बोलोगे? नहीं। छी बोलोगे। घृणा प्रकट करना है तो आप वहां पर कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? छी 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 शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है साथियों। चलो, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है साथियों? मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है साथियों? मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। चलो, 41 नंबर सवाल है, अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? विराग। अनुराग का उल्टा क्या हो जाएगा? विराग। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा। अनुराग का उल्टा क्या होगा साथियों? विराग होगा, ठीक है। चलो,
आपका 42 नंबर सवाल है, दांत तले अंगुली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दांत तले अंगुली दबाना यानी हैरान होना। जैसे में आप दांत तले अंगुली दबा रहे हैं, मतलब आप कोई चीज से हैरान हो गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा साथियों, सही होगा। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपका जवाब कमेंट में। तो पो प्लस में क्या होना चाहिए? अन। पो प्लस में अन, मिल्क क्या बनेगा? पवन। पो प्लस में अन। चलो, 44 नंबर आपका सवाल है, आंख पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? आंख पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। एक सवाल आपको मैथ के लिए है, ताकि आपको समझ में आ जाए मैथ का कैसा सवाल आता है। यदि कोई संख्या का 40%, कोई संख्या है उसका 40% यानी 40/100 का मान 120 है, बराबर में कितना है? 120 है। ये सवाल आपसे कह रहा है साथियों। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 40 से 120 कितना बार में कटेगा? 3 बार में। अब यहाँ पर 100/100 अब बराबर में 3 बट्टा में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा। अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसा ही क्लास डेली लाइए, मैथ का भी क्लास करवा दीजिए, तो कमेंट करके एक बार बताओगे, क्योंकि मैथ हम बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है ना, मैथ में आपको ऐसा ऐसा ट्रिक भी बता देंगे ताकि आपको सॉल्व भी न करना पड़े। ठीक है, चलो, या इसको डायरेक्ट बनाना था तो 40 से 120 आप काटते, 3 बार में कट जाता, प्रतिशत रहता है 100 का, तो 100 लगा देते, मैंने 300, आंसर खत्म, फटाक हुआ। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर सवाल ये बिल्कुल सिंपल है, ऐसा भी एक सवाल बनता है साथियों, और भी सवाल दिखा देते हैं क्षेत्रफल से, तो ये भी सिंपल है, इसका आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कहने का मतलब है जो संख्या एक और अपने आप से कटे। जैसे में 2, जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, ये वैसे संख्या है जो संख्या एक से कटता है। औसत निकालना है तो सभी को जोड़ करेंगे, बट्टा में जितना संख्या रहता है जितना टोटल जोड़ेंगे तो 28/5 आएगा। आएगा तो भागा देंगे तो 5.6। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।